नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। तो घड़ी में बज चुके हैं साथ और बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। तो T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी और कहा कि टीम ने देश का गौरव बढ़ाया है। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से उनकी यात्रा, चुनौतियों और टूर्नामेंट के अनुभव के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये जीत देश की बेटियों की इच्छा शक्ति, मेहनत और प्रतिभा का परिणाम है। भारतीय टीम ने हाल ही में आयोजित T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी जताई और कहा कि ये उनके लिए प्रेरणा देने वाला एक क्षण है। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को भविष्य में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया गया। तो ब्लाइंड वर्ल्ड कप महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से आज पीएम मोदी मुलाकात की और खिलाड़ियों से जब पूछा गया कि कैसा अनुभव रहा प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का, तो उन्होंने कहा कि बेहद अद्भुत पल था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं तस्वीरों में मिठाई खिलाते हुए खिलाड़ियों को नजर आ रहे हैं। और क्योंकि अभी हाल ही में वर्ल्ड कप में भी महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा और ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ, तब भी भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। तो वही पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की। तो बीएचयू में कुलपति आवास के बाहर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। विश्वविद्यालय में बीपैड और एमपैड के छात्रों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। भर्तियों में सर्टिफिकेट मान्य न होने से छात्र आक्रोशित है। छात्रों को भविष्य की चिंता जो है अब सता रही है। छात्रों के प्रदर्शन से विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। समस्या को लेकर बीएचयू से दिल्ली ये प्रदर्शन हुआ। प्रतिनिधि मंडल भी इसमें मौजूद रहे। तो वाराणसी की बीएचयू में बीपीईडी और एमपीईडी के छात्रों ने केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं में कोर्स को मान्यता न मिलने पर कुलपति आवास के बाहर प्रदर्शन किया। छात्र यहां पे आक्रोशित नजर आए। छात्रों ने एनवीएस और ईएमआरएस परीक्षाओं का हवाला देते हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। कुलपति ने छात्रों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और मामले को प्राथमिकता देने की बात भी कही। साथ ही छात्रों की समस्या को लेकर बीएचयू से दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय से एक प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करके समस्या को रखेगा और इस पूरी समस्या को सुलझाने का प्रयास भी यहाँ पे किया जाएगा। तो देखिए, बीएचयू के जो छात्र हैं वो आक्रोशित नजर आए और धरने पर बैठे हुए हैं। तो जिस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो विश्वविद्यालय है वहां पे हड़कंप मच गया। हालांकि छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। यहाँ पे बच्चों को आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन बच्चे जो है धरने पर बैठे हुए हैं। तो जो भर्ती हुई थी, भर्ती में सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, इसके लिए छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। मामला ये है सर कि अभी जो वैकेंसी आई है केवी नवोदय की, ठीक है, ये सीबीएसई के से आई है। तो इसमें जो 2 वैकेंसी है और एलिजिबिलिटी दोनों के लिए जो है वो अलग अलग रखी गई है। वैकेंसी आई है एक ही जगह से, एक ही साइड से, पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग। तो उसमें क्या है कि हम केवी के लिए तो एलिजिबल है, पर जो हमारा बीपीएड का कोर्स है जिसको एलिजिबिलिटी है, तो एनवीएस में उस एलिजिबिलिटी को नहीं मानते, जो कि एनसीटी से वैलिड है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे। हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बच्चे हैं और यहाँ पे हम लोग 200 से 250 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये मामला ये है कि हम लोगों ने जो 2 साल का बीपीएड करा हुआ है, तो रिसेंटली में अभी जो वैकेंसी आई है ईएमआरएस में, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और एनवीएस में, उसमें हम 2 साल की जो डिग्री हमको यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है बीएचयू से बीपीएड की, उसमें हम एलिजिबल नहीं है। और ये नोटिफिकेशन वो लोगों ने जारी भी नहीं किया है कि उन नोटिफिकेशन में वो लोग ये दिखाएं कि मतलब 2 साल वाले एलिजिबल है बीए के बाद, नॉर्मल बीए के बाद, और बीपीएड की जो 2 साल डिग्री ये बीएचयू प्रोवाइड कराता है वो एलिजिबल नहीं है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपैड और एमपैड के छात्रों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और कुलपति आवास के बाहर ये पूरा धरना प्रदर्शन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। छात्र यहाँ पे आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो डिग्री मिलनी है उसमें हमें मान्य नहीं बताया गया और अब हमें अपने भविष्य को लेकर भी चिंता हो रही है। हालांकि जो प्रतिनिधि मंडल वहां पे पहुंचा उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ पे बीपैड और एमपैड के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया और यहाँ पे बच्चे जो है आक्रोशित नजर आए। छात्रों के प्रदर्शन से विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया क्योंकि यहाँ पे अधिक संख्या में छात्र पहुंचे और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। बीपैड और एमपैड के छात्रों का ये पूरा धरना प्रदर्शन था। भर्तियों में सर्टिफिकेट मान्य ना होने से अब छात्र जो है आक्रोशित है, गुस्साए हुए हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमारा भविष्य क्या होगा। यहाँ पे छात्रों को भविष्य को लेकर चिंता जो है बनी हुई है। तो छात्रों की समस्या को लेकर बीएचयू से दिल्ली आएगा एक प्रतिनिधि मंडल। हालांकि यहाँ पे आश्वासन भी दिया गया है कि इस पूरे जो मामला सामने आया है, जो बच्चों की मांगे हैं, जो बच्चों की शिकायतें हैं, जो छात्रों की शिकायतें हैं, उनका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। तो बीएचयू में बीपैड और एमपैड के छात्रों का धरना प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिला। छात्र यहाँ पे आक्रोशित नजर आए, गुस्साए हुए यहाँ पे नजर आए। कुलपति आवास के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। तो बीएचयू में कुलपति आवास के बाहर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। विश्वविद्यालय में बीपैड और एमपैड के छात्रों में भर्तियों में सर्टिफिकेट मान्य ना होने से गुस्सा जो है भड़क उठा। छात्र जो है आक्रोशित है और छात्रों को अब अपने भविष्य की चिंता जो है वो भी सता रही है। छात्रों के प्रदर्शन से विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से कुलपति की मुलाकात करवाई गई। छात्रों की समस्या को लेकर बीएचयू से दिल्ली एक प्रतिनिधि मंडल भी भेजा जाएगा। बीएचयू के छात्र और प्रोफेसर का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाएगा और मंत्रालय में अपनी समस्या भी रखेगा। जो समस्याएं हैं छात्रों की वो मंत्रालय में रखी जाएगी। 2 साल कोर्स के बाद नौकरी में सर्टिफिकेट मान्य ना होने से छात्रों में आक्रोश है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पे बीएचयू में सड़क पर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ अमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमल, यहाँ पे बीपैड और एमपैड के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, बताइए। दरअसल बता दें कि अभी नवोदय की जो भर्तियां निकली थी, इसमें जब छात्रों ने अपना आवेदन किया तो उसके बाद जो छात्रों का मार्कशीट था वह यहाँ पर मान्य नहीं किया गया, जिसके बाद से छात्रों में खासा आक्रोश हुआ। इसको लेकर के छात्रों ने जब विश्वविद्यालय में अध्यापकों आदि से बात करना चाहा तो उन्होंने पहले तो थोड़ा सा टाल मटोल की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके बाद से छात्रों में आक्रोश बढ़ा और उसके बाद से छात्र फिर धरने पर बैठ गए कुलपति आवास के बाहर। जब छात्र छात्राएं धरने पर बैठे तो उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कुलपति महोदय वहां पहुंचे और छात्रों से बातचीत किया और उनको आश्वस्त किया कि इस पूरे मामले का निस्तारण किया जाएगा। बता दें कि इस पूरे मामले में एक अध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल और एक छात्रों का प्रतिनिधिमंडल अब दिल्ली जाएगा और वहां मंत्रालय में अपनी बात को रखेगा। ठीक है अमल, आपने वहां पे जो धरना दे रहे छात्र उनसे बात करने की कोशिश की, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? छात्रों को यह डर सता रहा था कि कहीं उनका भविष्य अधर में न लटक जाए, क्योंकि ये डिग्री लेने के बाद भी जब अगर डिग्री मान्य नहीं होगी, कई सारे केसेस निजी संस्थानों में पूर्व में देखने को मिले हैं, जिसके बाद से छात्रों में एक डर की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा हो या उनका भविष्य अधर में लटक जाए। इसको लेकर के छात्रों में खासा आक्रोश था। लेकिन जब कुलपति महोदय वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने बात करने का प्रयास किया, छात्रों ने उनसे बातचीत किया, तो उसके बाद से इस मामले पर यह निस्तारण किया गया कि अब जो छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल है वो और अध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल है वो ये दोनों दिल्ली जाएंगे और मंत्रालय में अपनी बात को रखेंगे। ठीक है अमल, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश से आपको खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा प्रशासनिक टकराव देखने को मिला, जहां कानपुर पुलिस और राज्य महिला आयोग आमने सामने आ गए। मामला इस हद तक बढ़ गया कि पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर ने राज्य महिला आयोग को हद में रहने का नोटिस तक भेज दिया, जिसके बाद इसे लेकर चर्चाएं भी
तेज हो गई है। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय होती है जब राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने कानपुर के बर्रा थाने का औचक निरीक्षण किया, जहां महिला अपराधों से जुड़े रजिस्टरों में अनियमितता मिली, जिसके बाद उन्होंने बर्रा थाने को नोटिस जारी कर दिया और इस पर स्पष्टीकरण मांग लिया। हालांकि अब दोनों विभागों के बीच विवाद खत्म होने की बात भी सामने आई है, लेकिन ये विवाद जो है बढ़ता जा रहा है और ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कानपुर से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पे महिला आयोग जो है आमने सामने आया। दरअसल आपको बता दें, बर्रा थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पे अनियमितता पाई गई, जिसको लेकर यहां पे नोटिस भेजा गया, जिसके बाद से ये विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हमारे जॉइंट सीपी साहब से मैंने बात करी है, तो उन्होंने अपना स्पष्ट करा है कि महिला आयोग की माननीय सदस्य ये थाने पे गई थी और जो मेरे को बताया गया निरीक्षण के बारे में बताया गया। यद्यपि आयोग की सदस्य के बारे में जो उनका स्टेटमेंट में देखा तो उनका कहना था कि हम किसी समस्या को लेकर गए थे और इस बात में कोई भी व्यक्ति जो है जा सकता है। किस अधिकार से उन्होंने ये काम किया। दूसरी चीज है, जब मुझे नोटिस मिली तो मैंने, जैसा कि हम लोग एक अनुशासित संगठन में हैं, तो वहां पे मैंने अपनी जो अध्यक्ष हैं बबीता जी, उनको मैंने नोटिस का जो छाया प्रति थी वो भेजी मैंने और उनसे मैंने बात की। उन्होंने पूरा मामला संज्ञान में लिया और आयोग के द्वारा एक पत्र भेजे जाने की या आयोग के द्वारा निश्चित ही कोई कार्रवाई करने का उन्होंने कहा कि मैं निश्चित ही इसमें कुछ आगे से कार्रवाई करूंगी। पीड़ित महिला की मदद करने महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अनीता गुप्ता ने जिस तरीके से बर्रा पुलिस पहुंचकर बर्रा थाने में उन्होंने पीड़ित महिला की महिला हेल्प डेस्क में शिकायत के बाद उसको रजिस्टर का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। उस निरीक्षण के बाद बर्रा इंस्पेक्टर रविंद्र श्रीवास्तव ने जेसीपी कानपुर को इस मामले की पूरी सूचना दी। वही जेसीपी कानपुर और डॉक्टर अनीता गुप्ता के बीच फ़ोन पे कहा सुनी हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से कानपुर के जो पुलिस कमिश्नरेट है उन्होंने महिला आयोग जो है उसकी अध्यक्ष को इस मामले को पत्र लिखा। उसके बाद अगर बात की है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अनीता गुप्ता और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के बीच जो है अब इस बात को लेकर के समझौता हो गया है। पर सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से महिला नारी सशक्तिकरण को लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री लगातार आदेश करते हैं, पर वही कहीं ना कहीं जो महिला डेस्क बनी है नारी शक्ति को लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं। उपेंद्र स्थाना, कानपुर। तो दिल्ली में बिहार में हार पर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। आलाकमान की समीक्षा में कांग्रेस नेता आपस में उलझ गए। टिकट देने के मुद्दे पर दो नेताओं में गाली गलौज तक हो गई। नेताओं ने एक दूसरे को गोली मारने की धमकी तक दे दी। हंगामे के समय खड़गे और राहुल बैठक में नहीं थे। तो बिहार में महागठबंधन की हार के बाद दिल्ली में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन नेता जो है एक दूसरे से लड़ते भिड़ते नजर आए और धमकी देते हुए भी नजर आए। गोली मारने तक की धमकी दे दी गई। लेकिन जब ये बैठक हुई थी उस समय खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। तो दिल्ली में बिहार हार पर कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होती है। दिल्ली में बिहार हार के बाद ये बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन इस बैठक में खड़गे और राहुल मौजूद नहीं थे। दो नेताओं की आपस में भिड़ंत हो जाती है और गाली गलौज के बाद धमकी तक ये विवाद जो है बढ़ जाता है। गोली मारने की धमकी यहाँ पे दी जाती है। तो जिस तरीके से बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए और उसमें महागठबंधन की करारी हार हुई, और हार किस कारण से हुई इसको लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक की गई। अधिक जानकारी के साथ कनिका हमारे साथ जुड़ गई है। कनिका, दिल्ली में बिहार हार को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक होती है, लेकिन दो नेता आपस में भिड़ जाते हैं और गाली गलौज के साथ धमकियां तक एक दूसरे को देते हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, बताइए। देखिए, बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से करारी हार का सामना महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा, उसके बाद दिल्ली में आज ये बैठक हुई थी जिसमें दो आपस में प्रत्याशियों के बीच में झड़प का मामला जो है वो सामने आया है। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि एक वैशाली से कांग्रेस के प्रत्याशी थे इंजीनियर संजीव, जिन्होंने जो है दूसरे प्रत्याशी जो है उनको लेकर जो है जान से मारने की धमकी दी जो है। उसके अलावा ये भी कहा कि गोली से मार देंगे, इस तरह की बात जो है वो की गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि
जो आपस में प्रत्याशी जब पहले बैठे हुए थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी नहीं थे, अलग अलग प्रत्याशियों का जो है एक ग्रुप बनाया जा रहा था, उसमें ये मामला सामने आया है। जो कि वैशाली से प्रत्याशी है इंजीनियर संजीव, उसने जो है पूर्णिया के एक प्रत्याशी है उनको गोली मारने की धमकी दी और कहा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट बांटा उसमें बाहरी लोगों को शामिल किया गया। और जब उन्होंने इस बात को रखा तो जो दूसरा प्रत्याशी था जो कि पूर्णिया से था, जिसका नाम है जितेंद्र कुमार, उसने ऑब्जेक्शन रेज किया। और ऑब्जेक्शन जब रेज किया तो अगले जो प्रत्याशी थे जिनका नाम है संजीव, इंजीनियर संजीव, उसने जो है उस प्रत्याशी को गोली मारने की धमकी दी। और इस तरह की वारदात, इस तरह की कहानियां जो है इस बैठक में देखने को मिली, जिसमें कई नेताओं ने आपसी जो है जुबानी का इस्तेमाल किया, आपस में लड़ गए, एक दूसरे पे आरोप लगाया। और इसके अलावा जो अलग अलग लोगों से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात की, उसमें अधिकतर लोगों ने ये माना कि कांग्रेस पार्टी के बीच में गुटबाजी सबसे बड़ा हार का कारण था। कई प्रत्याशियों ने ये बताया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में जो तमाम नेता है उन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को हराने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जो दर्शकों को हम बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरी बैठक में जो एक औपचारिक रूप से बैठक यहाँ पे रखी गई, उसमें प्रत्याशियों के बीच में आपस में जुबानी जंग हो गई और गोली मारने तक की धमकी जो है वो दे दी गई है इस बैठक में। ठीक है कनका, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के धार में मंत्री राकेश सिंह ने अपने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव कहा करते थे जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। अभी समोसा भी है और आलू भी है लेकिन लालू नहीं। ये विकासवादी उस सोच का परिणाम है जिसे पीएम मोदी के आने के बाद देश की जनता ने स्वीकार किया। ये बड़ा बयान मंत्री राकेश सिंह ने धार के पीजी कॉलेज में दिया और भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान वो शामिल हुए थे और उस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि हमेशा लालू यादव कहते थे कि बिहार में जब तक आलू है तब तक लालू रहेगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा कि बिहार में समोसा भी है, समोसे के अंदर आलू भी है, लेकिन अब लालू वहां पर नहीं है। अभी अभी बिहार के चुनाव सामने आए हैं, परिणाम भी हमने देखे। आप सबने भी सुना होगा लालू यादव कहा करते थे कि जब तक समोसे में रहेगा आलू और तब तक बिहार में रहेगा लालू। अभी समोसा भी है, आलू भी है, लेकिन लालू जी तो गाजियाबाद के मुरादनगर में आज इतिहास रच दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां दिगंबर जैन गुफा मंदिर का लोकार्पण किया, जिसका निर्माण सिर्फ 100 दिन में पूरा हुआ। दिल्ली मेरठ रोड पर स्थित बसंतपुर संथली क्षेत्र में बने इस भव्य मंदिर में आज हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। समारोह में आचार्य प्रशांत सागर महाराज और मुनि पीयूष सागर महाराज ने मुख्यमंत्री का परंपरागत स्वागत किया, उन्हें लौंग की माला पहनाई और कमंडल भी भेंट किया। मंच से 2 धार्मिक पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। सीएम योगी ने अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जैन परंपरा भारतीय आध्यात्मिकता की आधारशिला है और उत्तर प्रदेश जैन संस्कृति की जन्मभूमि रहा। सीएम ने बताया कि काशी में 4 जैन तीर्थंकरों का अवतार होना भारत की आध्यात्म परंपरा को और भी गौरव प्रदान करता है। योगी ने अयोध्या में हाल ही में हुए राम मंदिर निर्माण की पूर्णाहुति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की संस्कृति ऋषियों, मुनियों और संतों की अनावरत साधना का परिणाम है। उन्होंने मात्र 100 दिन में पार्श्वनाथ गुफा मंदिर के निर्माण को एक अद्भुत उपलब्धि बताया और आचार्य प्रशांत सागर महाराज के तप, भक्ति और मार्गदर्शन की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सीएम योगी ने पंचकल्याणक महामहोत्सव के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिए के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेक्टर 50 पहुंचे, जहां उन्होंने मेदांता अस्पताल का उद्घाटन किया। रिबन काटकर शुरू हुए इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मेदांता देश का भरोसेमंद
स्वास्थ्य ब्रांड है, जहां अत्याधुनिक सुविधाओं से मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले यूपी की पहचान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से होती थी, लेकिन अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के नायडू, जेवर विधायक पंकज सिंह, प्रभारी मंत्री ब्रिजेश सिंह और डॉक्टर नरेश नेत्रहान सहित कई जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण की विस्तृत समीक्षा की। एयरपोर्ट का कार्य लगभग पूरा बताया जा रहा है और अगले महीने इसके उद्घाटन की तैयारियां हैं। सीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के लिए 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। सहारनपुर के नागल टपरी रोड की एक घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवक एक बाइक सवार को पीटते और फिर उसे कार की बोनट पर बैठाकर करीब आधा किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाते नजर आए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक नागल की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से आ रही कार उससे साइड मांग रही थी, लेकिन साइड मांगने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई। इसी दौरान बाइक सवार ने गुस्से में कार को टीन का डिब्बा कह दिया। इतना सुनते ही कार में बैठे युवकों ने आपा खो दिया और वो बाइक सवार पर टूट पड़े और उसकी जमकर धुनाई की और ये वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शेखपुरा कदीम क्षेत्र का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा मार पिटाई और बोनट पर बिठाए जाने वाली घटना जो सामने आ रही है, उसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल इसमें सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो अभियुक्त है वो ट्रेस हो गए हैं और उसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मेरठ में पति सौरभ राजपूत की हत्या कर शव को ड्रम में सीमेंट से भरकर छिपाने के आरोप में जेल में बंद पत्नी मुस्कान को नवजात बेटी के साथ जेल के बैरक 12A में शिफ्ट कर दिया गया है। 24 नवंबर को मुस्कान ने मेडिकल कॉलेज में बच्ची को जन्म दिया था। जेल प्रशासन ने मां और बच्चे दोनों को स्वस्थ बताया और जेल प्रशासन बच्चे को जेल परिसर में ही सभी आवश्यक सुविधाएं और जरूरी टीके लगाए जाएंगे। तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले की पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया, जो 6 महीने से अधिक समय से एक 5 स्टार होटल में रह रही थी। पुलिस की जांच में महिला के पास से आधार कार्ड और कुछ विदेशी नागरिक के मोबाइल नंबर मिले। बताया जा रहा है कि महिला के पास से कुछ पासपोर्ट और वीजा की प्रति भी मिली है। महिला का खुद का घर है, फिर भी वह होटल में रह रही थी। उसके पास से AI से बदले गए कई नेताओं के फोटो भी मिले। सिडको पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार करने के बाद महिला को कोर्ट में पेश किया गया है और तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं इस केस में। दिल्ली ब्लास्ट केस के आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही NIA ने 2 बड़े खुलासे किए हैं। दोनों ही खुलासे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार सर्जन डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर है। पहला तो यह है कि उसने हरियाणा में फरीदाबाद, फतेहपुर, तगा और दौज में ही नहीं बल्कि खौरी, जमालपुर गांव में भी एक ठिकाना किराए पर ले रखा था। यहां पूर्व सरपंच जुम्मा का 3 बेडरूम किचन हॉल वाला मकान यह कहकर किराए पर लिया गया था कि कश्मीरी फलों का व्यापार करेंगे। इस मकान में मुजम्मिल कई बार डॉक्टर शाहीन सईद के साथ नजर आया। दूसरा खुलासा यह किया गया कि अमोनियम नाइट्रेट को लेकर जांच में पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल ने फतेहपुरा, तगा और धौज में विस्फोटक बनाने का सामान छिपाने से पहले इसे यूनिवर्सिटी के पास ही स्टोर करके रखा था। करीब 2540 किलो विस्फोटक अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सटे खेतों में बने कमरे में करीब 12 दिन तक रखा गया था। इसके बाद चोरी ना होने या किसी को पता चलने के डर से गांव फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के पुराने घर में इसको शिफ्ट कर दिया गया। यही तैयार विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।